Hello students, today we will be discussing about ribosomes. बेटा राइबोसोम्स इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है, लेट्स सपोज मैंने ना एक सेल बनाया बेटा, ये ठीक है, दिस इज अ सेल. ठीक है, इसके बीच में जो ये सेंटर में बनाया ये मैंने बनाया बेटा एक न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, उसी के कंटिन्यूशन में एक ना नेटवर्क बनता है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना. उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ना छोटी छोटी गोल गोल कुछ बॉडीज प्रेजेंट होती है. और कई बार जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके अंदर फ्री फॉर्म में भी कुछ ऐसी छोटी छोटी बॉडीज प्रेजेंट होती है. इसको हम बोलते हैं बेटा राइबोसोम्स. ठीक है, जो ये छोटे छोटे ग्रैन्युल्स जैसी छोटे छोटे हमें ये स्ट्रक्चर्स दिखते हैं गोल गोल, इनको हम बोलते हैं बेटा राइबोसोम्स. और ना ये हमारी बॉडी के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है. ठीक है, सेल ऑर्गेनल क्या होता है? ऐसी कुछ बॉडीज जिसका ना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन फिक्स होता है. तो आज हम वैसी ही एक बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है बेटा राइबोसोम्स. अगर आप राइबोसोम्स को बोलते हो बेटा, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंजन ऑफ दिस सेल्स, या फिर हम इसको ये बोलते हैं, इनको हम ना प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं. जैसे हम ये बोलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेम वे राइबोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. इस नाम से आपको पता चली गया बेटा, प्रोटीन फैक्ट्रीज है तो इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का जो भी काम है वो राइबोसोम्स कर रहा है. ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ. Ribosomes are also called as the protein factories because they have the huge role in the production of proteins in our body. अब हमने इसको इंजन ऑफ द सेल क्यों बोल दिया बेटा? इंजन इसलिए क्योंकि ना बेटा हमारी बॉडी के अंदर बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं प्रोटीन्स. जैसे बहुत जगह स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन्स हैं. बहुत जगह आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं, आपके एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं. यानी आपकी पूरी बॉडी की जो सेल्स की मशीनरी है ना, उसको चलाने का काम प्रोटीन्स ही कर रहे हैं. और प्रोटीन्स कौन बना रहा है? राइबोसोम्स. इसीलिए हमने इसको क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इंजन ऑफ दिस सेल. ठीक है, अब ये सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि आज तक हमने स्टडी किया है. और ये ना RNP इसका बना होता है. RNP का मतलब होता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन. ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स. अब यहाँ से आपको ना क्लियर हो गया इस टर्म से बेटा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स. इस टर्म से आपको क्लियर हो गया बेटा, राइबो न्यूक्लियो यानी RNA और प्रोटीन्स, ये दो चीज़ों का बना हुआ होता है, दैट इज RNA एंड प्रोटीन्स. ठीक है, ये जो राइबोसोम्स है बेटा, ये अटैच्ड टू द ER भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि साइटोप्लाज्म में फ्री प्रेजेंट है. जैसे मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि न्यूक्लियस की कंटिन्यूशन में एक नेटवर्क है, उसके साथ भी ये अटैच फॉर्म में प्रेजेंट है. और ऐसा भी है कि साइटोप्लाज्म में फ्री बॉडीज की तरह पड़े हैं. ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि राइबोसोम अटैच फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, अब हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं बेटा. सबसे फर्स्ट इसकी जो डिस्कवरी की थी बेटा, वो की थी ए क्लॉड ने इन 1943. इसने ना सेल के साइटोप्लाज्म में से ना कुछ बॉडीज को आइसोलेट किया था और उसको नाम दे दिया था बेटा माइक्रोसोम्स. माइक्रो यानी छोटे, सोमा मतलब बॉडीज. ठीक है, उसको कुछ कुछ छोटी छोटी बॉडीज सेल के साइटोप्लाज्म में मिली थी जिसको उसका नाम दे दिया था माइक्रोसोम्स. उसके बाद 1953 में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने पहली बार प्लांट सेल में से इसकी एक्सट्रैक्शन की थी. और 1955 में जी पलाडे ने एनिमल सेल्स में इसकी फाइंडिंग, इसकी डिस्कवरी की थी. ठीक है, और उसने इसका नाम दे दिया प्लाडे पार्टिकल्स. ठीक है, तो उसके बाद एक्चुअली में ना जो राइबोसोम टर्म थी, इससे पहले हमने बोल दिया माइक्रोसोम्स बोल दिया, प्लाडे पार्टिकल्स बोल दिया. एक्चुअली में जो राइबोसोम टर्म थी ना, इट वाज गिवन बाय रिचर्ड बी रॉबर्ट्स इन 1958. उसने कहा था कि इसको एक टर्म दी थी राइबोसोम्स. ठीक है, आपको पता है बेटा राइबोसोम की फील्ड में फिजियोलॉजी के अंदर नोबेल प्राइजेस भी दिए हुए हैं. ठीक है, ऐसा हुआ था बेटा, ए क्लॉड, जी पलाडे और क्रिस्टन डी डुवे को 1974 में कंबाइंडली एक साथ नोबेल प्राइज मिला था इन फिजियोलॉजी. ठीक है, फिजियोलॉजी में इन तीनों को कंबाइंडली एक नोबेल प्राइज मिला था, ए क्लॉडे, जी पलाडे एंड क्रिस्टन डी डुवे को. ठीक है,
अब हम इसकी बात करते हैं बेटा अक्रेंस की, ये कहाँ मिलता है। तो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, एक्सेप्ट फॉर मैच्योर स्पर्म्स एंड आरबीसीज, ये फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन बेटा ये दोनों फॉर्म्स ना एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कुछ राइबोसोम अटैच है, ठीक है, ये यहाँ से डिटैच होके फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्री फॉर्म का है, ये कभी किसी स्टेज पे जाके ईआर के साथ अटैच हो जाए, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो जो ये फ्री राइबोसोम्स हैं और जो ये बाउंडेड राइबोसोम्स हैं, दिस आर इंटरचेंजेबल विद ईच अदर। उसके बाद अगर हम कुछ सेल ऑर्गेनल्स में बात करें, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, प्लास्टिड के अंदर, ठीक है, इनके अंदर अपने ना खुद के इंडिपेंडेंट राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं। जैसे कि हम जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं माइटोराइबोसोम्स। सेम वे जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिडो राइबोसोम्स, ठीक है। अब हम इसके नंबर्स की बात करें कि ये कितने प्रेजेंट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आरएनए कंटेंट और उनका बेसिफिलिक नेचर, इनका ना नंबर वैरी करता है सेल टू सेल और उसके फंक्शन पे, ठीक है। जैसे कि हम प्लाज्मा सेल्स की, लीवर सेल्स की, नीसल ग्रैन्यूल्स जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनके अंदर ना जो ये एक्टिव सेल्स हैं इनके अंदर ज़्यादा प्रोटीन बनवाने है ना, ज़्यादा प्रोटीन बनानी है यानी हमें ज़्यादा राइबोसोम्स की रिक्वायरमेंट है ना, तो इनके अंदर राइबोसोम्स का नंबर कम होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं जो हमारी एक्टिव सेल्स होती है उनके अंदर राइबोसोम्स का नंबर ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो हमारी इनएक्टिव या फिर लेस मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं। अब हमने ना कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे बेटा ई कोलाई का एग्जांपल लें। ई कोलाई के अंदर ना 10,000 से 20,000 राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। रेटिकुलोसाइट्स की बात करें 10⁵ राइबोसोम्स। अगर हम लीवर सेल का सिर्फ वन एम सेगमेंट लें ना, इसके अंदर 2 × 10⁻13 राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप देखो लीवर सेल हमारा एक्टिव सेल है ना कि वो कंटिन्यूसली बाइल जूस निकाल रहा है, हमारी मतलब डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, तो उसके अंदर राइबोसोम का नंबर देखो कितना ज़्यादा ह्यूज है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। हमने ना राइबोसोम्स को डिफरेंट 2 टाइप्स में डिवाइड किया है बेस्ड अपॉन एक यूनिट जिसको हम बोलते हैं बेटा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, हम ना राइबोसोम्स को जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम बहुत छोटे स्केल पे हम उसको सेंट्रीफ्यूज करें। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ लो, ठीक है, कोई बॉडी ली आपने, ये इसके अंदर बिल्कुल सेंटर के अंदर एक रोटेशनल फोर्स लगाना, ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर में एक रोटेशनल फोर्स लगाना, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज करना, ठीक है। जैसे सिंपल आप ना मक्खन निकालते हो, उसके अंदर आप क्या करते हो, उस मिक्सचर के अंदर बीच में ग्राइंडर डालते हो सो दैट उसके अंदर एक रोटेशनल फोर्स आए, ठीक है। सेम वे जब हमने राइबोसोम्स को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज फील्ड के अंदर पुट करा, तो उसका जो सेडिमेंटेशन रेट होता है उसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है इट इज स्विडबर्ग्स यूनिट, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। 1 स्विडबर्ग्स यूनिट इज इक्वल टू 10⁻13 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर डाइन पर ग्राम, ठीक है। एक आपकी स्विडबर्ग्स यूनिट 10⁻13 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर डाइन पर ग्राम के इक्वल होती है, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स की बात करें कि उसके सेडिमेंटेशन रेट पर या फिर हम उसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पर हमने किया, तो ये 2 टाइप के होते हैं, 70s राइबोसोम्स एंड 80s राइबोसोम्स। जो हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है ना, ये 70s राइबोसोम होता है, ठीक है। अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें ना, तो आपका जो ये राइबोसोम है इसकी लेंथ होती है बेटा 200 से 290 एंगस्ट्रॉम के बीच में, और जो इसकी विड्थ होती है इट इज़ 170 से 210 एंगस्ट्रॉम। अब हम इसके मोलिकुलर वेट की बात करें, इट इज़ 2.7 × 10⁻6 डाल्टन, ठीक है। और इसका स्विडबर्ग्स कोफिशिएंट होता है बेटा 70s। इसके अंदर 2 सब यूनिट्स होती हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। जो स्मॉल सब यूनिट होती है ना बेटा ये 30s की बनी हुई होती है, और जो लार्ज सब यूनिट होती है 50s की बनी हुई होती है, ठीक है। अभी हम इन दोनों के बारे में डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम 80s राइबोसोम्स की बात करें
तो ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है या ईआर के साथ बाउंडेड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। अब हम इसके डायमेंशंस की बात करें बेटा, ये 200 से 240 एंगस्ट्रॉम इसकी विड्थ होती है और 300 से 340 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ होती है, ठीक है। इसका मोलिकुलर वेट होता है बेटा 4.5 से 5 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन्स। इसका स्वीटबर्ग कोफिशिएंट होता है बेटा 80s, ठीक है। इसकी अगेन दो सब यूनिट्स होती है, जो इसकी स्मॉल सब यूनिट है बेटा वो 40s की होती है और जो इसकी लार्ज सब यूनिट होती है वो 60s की होती है, ठीक है। अब हम इसके सब यूनिट्स के बारे में डिटेल में पढ़ें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में, जहाँ 70s आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 70s राइबोसोम की दो सब यूनिट कौन कौन सी होती है बेटा, 50s एंड 30s, ठीक है। बेटा इनको प्लस करके 70 नहीं बनता, आपको देखो 50 + 30 80s होता है, इसका प्लस इज नॉट 70s, ये इसका ना इंडिविजुअल सेडिमेंटेशन रेट है कि हमने राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज किया तो वो पूरी यूनिट हुई 70s पर, उसकी लार्ज यूनिट सेडिमेंट हो जाती है 50s पर, उसकी स्मॉल यूनिट सेडिमेंट हो जाती है 30s पर, ठीक है। अब हम 50s की बात करें बेटा, 50s की जो शेप होती है ये डोम शेप्ड होता है। 140 से 160 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसका विड्थ होती है। मोलिकुलर वेट होता है बेटा 1.8 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन, ठीक है। अब मैंने ना यहाँ पे जो ये शो करा है बच्चे, दिस इज एक्चुअली जो मैं अब शेड करके दिखा रही हूँ बेटा, दिस इज योर 50s सब यूनिट, ठीक है। इसका एक पार्ट तुम देखो फ्लैट है और दूसरा पार्ट इसका डोम शेप्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर ना बेटा तीन आपके ना ऊपर की साइड से ऐसे हिल्स टाइप का कुछ बनते हैं। इन तीनों यूनिट्स को हमने नाम दिया है प्रोटर्बेंस, रिच एंड स्टॉक, ठीक है। इनके बीच में ना दो डिप्रेशंस होते हैं, ठीक है। एक डिप्रेशन ये रहा, दूसरा डिप्रेशन ये रहा। जो इसका ये वाला डिप्रेशन है ये होती है बेटा पेप्टिडाइल बाइंडिंग साइट, ठीक है। और जो ये दूसरा डिप्रेशन है बेटा ये होती है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। जो इसका पेप्टिडाइल बाइंडिंग साइट है ना इसको हम डोनर साइट भी बोलते हैं, और जो इसकी अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है इसको हम एक्सेप्टर साइट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसकी आर एन ए की बात करें तो ये दो आर एन ए का बना होता है, 23s और 5s, ठीक है। अब हम 30s सब यूनिट की बात करें बेटा तो ये ओवल शेप्ड होती है, 90 से 110 एंगस्ट्रॉम इसके डायमेंशन होता है। मोलिकुलर वेट होता है 0.9 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन, ठीक है। इसकी इट इज डिवाइडेड इनटू प्लेटफॉर्म, हेड एंड बेस। जो प्लेटफॉर्म और हेड का पार्ट होता है ना इट इज सेपरेटेड बाय अ क्लेफ्ट, और यही वो साइट होती है जहाँ पे कोडोन और एंटी कोडोन का आपस में इंटरेक्शन होता है। कोडोन क्या होता है बेटा, जो आपकी एमआरएनए में सीक्वेंस होती है ना, जब हम उसकी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को, ठीक है, 3 के पेयर्स में रीड करते हैं और इनसे प्रोटीन बनते हैं, आपके अमीनो एसिड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये 3 का जो पेयर है ना इसको हम बोलते हैं बेटा कोडोन, ठीक है। और इसके जो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है ना जो हमारे राइबोसोम्स में प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन, ठीक है। तो एमआरएनए में आपका कोडोन होता है और राइबोसोम्स के अंदर आपका एंटीकोडोन सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो जो आपका 30s यूनिट है यहीं पे कोडोन और एंटीकोडोन यानी आपके एमआरएनए और राइबोसोम्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और आपका 30s इसका मतलब यही है कि यह आपका 30s ही है जो आपकी एमआरएनए की सीक्वेंस को रीड करता है। अब इसके अंदर जो आरआरएनए होता है ना इट इज 16s, ठीक है। इसके अंदर 16s आरआरएनए होता है। इट वाज अबाउट प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब हम यूकैरियोट्स में की बात करें बेटा, यूकैरियोट्स में होता है बेटा 80s, ठीक है। इसकी दो सब यूनिट होती है 60s और 40s। अब हम 60s की बात करें बेटा, इसकी मोलिकुलर वेट होता है 3 से 3.5 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन्स के बीच में। 60s सब यूनिट ईया से अटैच होती है एक छोटे से फाइबर के थ्रू जिसको हम बोलते हैं राइबोपोरिन्स, ठीक है। इसके अंदर 3 आरआरएनएज होते हैं 28s, 5s एंड 5.8s, ठीक है। वहीं अगर हम 40s सेगमेंट की बात करें तो 40s सेगमेंट का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 1.5 से 1.8 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन्स होता है, और इसके अंदर जो आरआरएनए बना होता है इट इज 18s,
ठीक है। अगेन इस केस में भी देखो बेटा, अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो ना तो 80 नहीं बन रहा है। इट इज़ एक्चुअल, अगर आप पूरी सब यूनिट को ले रहे हो तो वो 80s पर सेडिमेंट करेगी, उसके लास्ट सब यूनिट को लेते हो तो 60s को सेडिमेंट करेगी, और अगर आप उसके स्मॉल यूनिट को देख रहे हो तो वो 40s पर सेडिमेंट करेगी। ठीक है। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसका केमिकल अभी मैं ऑलरेडी आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है, ठीक है, RNPs का, यानी RNA प्लस प्रोटीन, है ना। अब हमने प्रोकैरियोट्स में देखें तो 60 से 65% RNA होता है और 35 से 40% प्रोटीन्स होते हैं। वही ATS की बात करें 45% RNA होता है, 55% प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें बेटा, ठीक है, प्रोटीन राइबोसोम्स का जो फंक्शन होता है इट इज़ इन प्रोटीन फैक्ट्रीज, है ना। प्रोटीन फैक्ट्रीज में अब हमने ना ये कि क्योंकि ये प्रोटीन्स बनाते हैं। अब बेटा लेकिन हम ना स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि राइबोसोम्स ना दो टाइप के, एक जो ईया से अटैच है और एक जो फ्री साइटोप्लाज्म में हमारे प्रेजेंट है। ठीक है। जो ईया से अटैच होते हैं ना, वो जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो सेल के बाहर जाते हैं। ठीक है। यानी वो सेल के अंदर नहीं रहते, वो सेल के बाहर जाते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी, सिक्रीटरी प्रोटीन्स, लाइसोसोमल प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है। ये प्रोटीन्स अब या तो न्यूक्लियस में जा सकते हैं या साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं, या फिर ये ईआर में जाकर मॉडिफाई होंगे, फिर गोल्गी में जाकर सॉर्ट हो जाएंगे, उसके बाद लाइसोसोम्स में भी जा सकते हैं, मेम्ब्रेन्स में भी जा सकते हैं, या सिक्रेटरी ग्रैन्युल्स की फॉर्म में भी स्टोर हो सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम जो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्री हैं उनकी बात करें तो वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और एंजाइम्स को बनाते हैं। ठीक है। जो कि हमारी सेल ऑर्गेनल्स के प्रोटीन्स को बनाती है, जैसे पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइओक्सिसोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। इनके जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस है वो राइबोसोम्स करते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। दिस वॉज अबाउट द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग। थैंक यू।